आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कश्मीर के शोपियां में राजस्थान के ट्रक ड्राइवर के बेईमाना कत्ल ने एक बार फिर वादी के हालात पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शोपियां के शीरमाल में दहशतगर्दों ने एक राजस्थानी ट्रक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके सबब ड्राइवर शरीफ खान की मौत हो गई। इस हमले में एक बागीचे का मालिक भी जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि हमलावरों में एक पाकिस्तानी दहशतगर्द भी शामिल है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस दर्दनाक वाकये पर कश्मीर की किसी जमात की तरफ से कोई बयान, कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। किसी ने इस कत्ल पर लबकुशाई तक नहीं की। सवाल यह उठता है कि इंसानियत का दम भरने वाली जमातों के रहनुमा आखिर कहां हैं? फलों के कारोबार में कल तक दुश्वारी कहने वाले आखिर खामोश क्यों हैं? कहां है कश्मीरियों की हिमायत का दम भरने वाली जमातें और नाम निहाद ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले, हुकूक इंसानी की बात करने वाले? और सवाल यह भी उठता है कि आखिर कश्मीरियों का असल दुश्मन कौन है? एक इंसान की जान गई, एक इंसान का कत्ल हुआ है, उस पर आखिर किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बहुत खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद बतदरेज हालात मामूल पर लौट रहे हैं और अमन अमान कायम है। यही वजह थी कि हुकूमत ने वादी कश्मीर में पोस्ट पेड मोबाइल खदमात को बहाल किया, लेकिन ये अमन के दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने हालात को बिगाड़ने के लिए एक मासूम ट्रक ड्राइवर की जान ले ली। शोपियां के सिंधु शीरमाल इलाके में मिलिटेंटों ने गुज़िश्ता रात राजस्थान के एक ट्रक ड्राइवर को निशाना बनाया। मिलिटेंटों ने सिंधु शीरमाल इलाके में ट्रक ड्राइवर को उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया जब ट्रक में सेब लादा जा रहा था। ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही हलाकत हो गई। मिलिटेंटों ने उस ट्रक को भी आग लगा दी और वहां से फरार हो गए। इस वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया और मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। महलूक ट्रक ड्राइवर का नाम शरीफ खान था, जिसका ताल्लुक राजस्थान के भरतपुर से था। जैसे ही शरीफ की हलाकत की खबर मिली, न सिर्फ उनके घर बल्कि पूरे गांव में मातम छा गया। गाड़ी चलावे छोरा तो वहाँ चला गया, गाड़ी लेके नहीं, उनने घरवादी ने मार दिया। कब की घटना है? 8 बजे की रात। कल क्या लेके आ रहा था इस गाड़ी में? सेब भर रहा था। सेब भर रहे थे। इसके साथ में और भी कोई था क्या? हाँ, कंडक्टर हाथ। वो कहाँ है? वो भागा पड़ा जी। कहाँ भागा? 2 ही थे गाड़ी के अंदर। 2 ही। तो आपको सूचना कैसे मिली? फोन आया हमारे पास। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस वाक़ये से ये साफ हो गया है कि हुकूमत की जानिब से की जा रही अमन की कोशिश से मिलिटेंटों और दीगर शरपसंद अनासिर बौखलाहट का शिकार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है, आखिर ये अमन के दुश्मन है कौन? क्योंकि एक तकरीबन 70 दिनों के बाद वादी कश्मीर में पोस्टपेड जो सर्विस है मोबाइल की, वो एक तरह से शुरू हुई थी और उसके बाद इस तरह के हालात, आखिर हालात पटरी पर लौटने क्यों नहीं देना चाहते? और इससे भी अहम सवाल यह है कि वादी कश्मीर में एक इंसान का कत्ल हुआ है और उस शख्स का कत्ल हुआ है जो उस रियासत में रोजगार के लिए पहुंचा था, जो काश्तकार और किसानों के लिए एक तरह से उनकी मदद के लिए पहुंचा था, और उसका बेईमाना कत्ल कर दिया गया। लेकिन अफसोस की बात, हैरत की बात और ताज्जुब इस बात पर कि किसी भी सियासी जमात ने, किसी भी हुकूक इंसानी के नाम निहाद अलमबरदार ने इस पर लबकुशाई तक नहीं की। इस पर एक लफ्ज भी और कोई रद्द-ए-अमल और कोई रिएक्शन किसी सियासी पार्टी की तरफ से नहीं आया। आखिर क्या इंसानियत मर चुकी है? आखिर इस तरह के हालात क्यों बने हुए हैं? या इस तरह के वाकयात पर किसी जमात की तरफ से कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर यह खून खराबा थमेगा कब? हालात जो हैं वो पटरी पर क्यों लौटेंगे? या आखिर ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि जन्नत नुमा कश्मीर में हालात पुरसुकून ना हो, पुरअमन ना हो? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शेष नारायण साहब सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नदीम अहमद साहब सियासी तज्जिया निगार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीके सहगल साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। संजय मनहास जी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा। और कुछ देर में बीजेपी लीडर और रविंदर पंडिता जी भी हमारे साथ इस डिबेट को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू में।
सबसे पहले मैं रविंदर पंडिता जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि हमने देखा कि एक दूसरी रियासत का, गैर रियासत राजस्थान का एक ड्राइवर जो कि जो काश्तकारों के लिए और किसानों की मदद के लिए पहुंचा था, जो अपने ट्रक में सेब लाद रहा था, उसे अमन के दुश्मनों ने एक तरह से उस पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली, बेईमाना कत्ल कर दिया गया। मैं सिर्फ यह समझना चाहता हूं रविंदर पंडिता जी, आखिर ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जन्नत में अमन हो, जन्नत में पुरसुकून हालात हो? आखिर ये लोग हैं कौन? देखिए, मैं हमेशा ही पीस की बात करूंगा और आज भी यही बात कहूंगा कि जो कुछ भी हुआ है उसकी सख्त से सख्त मजम्मत करी जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक सीजन है इस टाइम हमारा, वहां पे जो फ्रूट जो है हमारा जो मेन बिजनेस है इस सीजन का, अखरोट और सेब, वो बाहर जाने चाहिए ताकि वो हमारा सारा मटेरियल जो है ना, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लागू करी कि वो खरीद रहे हैं और बड़ा अच्छा है कि बीच के दलाल और ये सब हट गए। और कश्मीरियों को खुश होना चाहिए, ट्रेडर्स को खुश होना चाहिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है। और जितने भी ट्रक्स, करीब 200-300 ट्रक रोज के बाहर जा रहे हैं। अब चूंकि एक मौका मिल गया, जैसे ही मुझे लगता है कि जैसे ही ये कम्युनिकेशंस का ब्लॉकेड हटाया गया, हो सकता है इसका भी फायदा उठा के एक गैर रियासती को ऐसे मार देना, इसका मतलब है कि एक तो एक कम्युनल टेंशन क्रिएट करनी, एक रीजनल टेंशन क्रिएट करनी है, जो कि एक खुशाइंद बात नहीं है। ये किसी के शय पे ही कराया जा रहा है। इसमें मुझे लगता है कोई लोकल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि इस टाइम जो हमारा सीजन है, किस तरह से हम अपने सेब और अखरोट बाहर निकालें। और ये चीजें ऐसी होनी बहुत मजम्मत करी जानी चाहिए। इस पे मैं तो जाती तौर पे बहुत ही नाखुश हूं इस बात से। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कैसे इस चीज को हम पटरी पे ले, कैसे अमन की बात करें, कैसे नॉर्मलाइज होने की बात करें? ये लोग नहीं नॉर्मलाइज होने दे रहे हैं। ये कुछ लोग शरपसंद जो ऐसे हैं, कुछ तंजीमें नहीं होने दे रही हैं। पर सरकार भी अब की बार इतनी सख्ती पे उतरी आई है कि उन्होंने ठान ली है कि वहां पे जो है अमन ले आना है, डेवलपमेंट करनी है। तो देखा जाए कि लोगों का इश्तराक इसमें चाहिए, उसके बिना होगा नहीं। देखिए, हमें लोगों का दिल जीतना है। मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल, खाली हमें जमीन की जरूरत नहीं है, लैंडस्केप की, माइंडस्केप की जरूरत है। हमें माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। वो बहुत 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 ही जरूरी है। बिल्कुल। संजय मनहास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात रविंदर पंडिता जी कह रहे थे कि आखिर इस तरह का वाकया हो गया, लेकिन ताज्जुब होता है इस बात पर कि कोई रिएक्शन नहीं, कोई रद्द अमल नहीं, कोई किसी ने लपकुशाई तक नहीं की कि आखिर एक इंसान का कत्ल कैसे हो गया। उस शख्स का जो उस रियासत का नहीं है, दूसरी रियासत से आया है, मेहमान है, काश्तकार और किसानों की मदद करने के लिए पहुंचा था, वो ड्राइवर है पेशे से, और उसका कत्ल हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सियासी पार्टियां जो बड़े बड़े दावे करती हैं, जो जिनके छोटे से वाकये पर ट्वीट आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं, वो सब खामोश रहती हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या इंसानियत मर गई है? नहीं, अभी इंसानियत मरी नहीं है। इंसानियत जो है वो अभी जिंदा है। और हम इस बात की बड़ी कड़ी निंदा करते हैं कि ये जो वाक़ा कश्मीर के अंदर पेश आया एक ड्राइवर के साथ में, जो बेचारा वहां अपनी रोजी रोटी के लिए जो है वो कश्मीर के अंदर गए हुए थे, इस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं और बहुत दुख है हमें उनके परिवार के साथ में। हमारी कांग्रेस के किस बड़े लीडर ने इसकी निंदा की है? मनहास जी, कश्मीर के लोग भी, संजय मनहास जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के किस बड़े लीडर ने, बल्कि मैं सिर्फ कांग्रेस को नहीं कह रहा हूं, मैं चाहे उसमें पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस, किस बड़े लीडर ने इस वाकये की मजम्मत की है? गुलाम नबी आजाद साहब कश्मीर के हालात का जायजा लेने पहुंच गए थे। क्या इस वाकये के बाद वो कश्मीर नहीं जा सकते थे? संजय मनहास साहब, देखिए, ये घटना जो है ये अनफॉर्चुनेट हुई है, अचानक से हुई है। और इसके लिए अभी आपको पता है कि लोग जो हैं वो, अभी आपने डिबेट बुलाई हुई है, तो डिबेट में कांग्रेस की तरफ से मैं पूरी इसमें जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि ये बहुत दुख का एक इस समय घड़ी है कि एक ड्राइवर जो है वो निहत्था
व्यक्ति जो है वो आतंकवादियों ने इस वक्त इसको मार गिराया हुआ है। इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं और बहुत अफसोस और बहुत दुख है। मैं सिर्फ इतना ही सवाल कर रहा हूं संजय मनहास साहब कि कांग्रेस के किस बड़े लीडर ने, आपकी जो लीडरशिप है, ये मैं आप दिल्ली छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर के किस बड़े लीडर ने इस वाकये पर एक तरह से नाराजगी जताई है, तशवीश जाहिर की है? एक लीडर का नाम बता दीजिए संजय मनहास जी। नहीं, सारे लोगों का यही हाल है। आप जम्मू कश्मीर के पेपर्स जो हैं वो देखेंगे, उसमें आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने इसका जो है वो घटना के ऊपर अफसोस जो है वो जाहिर किया हुआ है। इसमें कोई दो राय वाली बात। ठीक है, मैं शेष नारायण सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। शेष नारायण जी, हम देख रहे हैं कि 72 दिनों के बाद सर पोस्टपेड जो सर्विस है वो शुरू हुई थी और उसके शुरू होते ही इस तरह का वाकया हो जाना, राजस्थान के ड्राइवर शरीफ खान को अंधाधुन गोलियां चलती हैं और उसे उसका बहिमाना कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है, जिस तरह से हमने संजय मनहास से सवाल किया, यही सवाल पीडीपी से भी उठता है, यही सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी उठता है कि 370 के वक्त किस किस तरह के बयानात, किस तरह के ट्वीट, किस तरह के मैसेज आते थे। लेकिन इस कत्ल पर, इंसानियत के इस कत्ल पर आज कोई ना तो ट्वीट है, ना कोई मैसेज है, ना कोई बयान है। हालात हैं, उनको बिगाड़ा तो सियासी जमातों ने ही है। बहुत सही बात कही आपने, बिल्कुल। 1947 में बाकायदा राजा को सरदार पटेल ने मजबूर किया था कि तुम पाकिस्तान के साथ जाने के चक्कर में था, और साहब वो जब हमला करवा दिया जिन्ना ने, तो उसके बाद वो हिंदुस्तान के साथ आया और उसके बाद से जिम्मेदार जो सियासी जमातें थीं उन पे लाजिम था कि वो बात को आगे बढ़ाते। लेकिन जिन वहाँ पे शेख साहब जो 47 में हिंदुस्तान के बड़े हमदर्द थे और 53 आते आते वो इंडिपेंडेंस की बात करने लगे, अमेरिकों से दोस्ती करने लगे, हम पाकिस्तान से बात कर लेंगे, तो गैर जिम्मेदारी, सियासी गैर जिम्मेदारी का सिलसिला वहां से शुरू हुआ। और वहां पे साहब कश्मीर में आग लगी हुई है और ये राजा के चेला, वहां एक पार्टी हुआ करती थी प्रजा परिषद, उसने यहाँ जम्मू में कत्ल गारत फैला रखा था। तो ये 70 साल पुराना मामला है और आज जो भी हालात हैं, हमको ये तय करना पड़ेगा ये नेशन कि कश्मीर के हालात की जो सॉल्यूशन है, जो उस मसले का जो सॉल्यूशन है, वो सियासी होगा कि वो फौजी होगा। मैं ये जाती तौर पे मानता हूं कि वो सियासत के जरिए ही उसका हल निकलेगा। और उसके लिए ये जो कदम इन्होंने शुरू किया है, बीडीसी के इलेक्शन करा रहे हैं, लोकल लीडरशिप को जो कर रहे हैं, 3-4 खानदानों के हवाले जो कश्मीर की सियासत कर दी गई थी, पार्टी चाहे जो वही लोग बीच में रहते थे, तो ये नई लीडरशिप को इमर्ज होना चाहिए था फ्रॉम द डे वन, जो कि नहीं हुई है। और आज उस नई लीडरशिप को इमर्ज कराने की जरूरत है। और जो बहुत बड़ी खाई पड़ गई है 90 के दौर में, जब मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे, तो उस दौर में और उसके बाद के दौर में वहां पे माइक लगा के और उन्होंने पंडितों को वार्निंग दी थी कि आप भाग जाइए। तो वो सियासत की फेलियर का नतीजा है। और कश्मीर में हमारी बदकिस्मती ये है, कौम की बदकिस्मती है और इंसानियत की बदकिस्मती ये है कि वहां पर सियासी प्रोसेस का मुसलसल फेलियर चल रहा है और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। और उसका सॉल्यूशन अगर आप बंदूकों के जरिए करना चाहेंगे तो कतई नहीं होगा, वो सियासत से ही होगा। और सियासत में आपने बिल्कुल सही कहा कि उसमें हर पार्टी के लोगों को आना चाहिए, और लेकिन जो डिस्क्रेडिटेड लोग हैं इनके बदले में नई लीडरशिप को इमर्ज होना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं होता है, जैसे गुलाम नबी आजाद साहब आपने उनका जिक्र किया, जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा में जब उन्होंने प्रेजेंट किया था अमित शाह ने, जिस तरह से उन्होंने उसका विरोध किया था, कांग्रेसी एम्बेरस हो गए थे पार्लियामेंट में। मैंने बात की थी 20 कांग्रेसियों से, उन्होंने कहा यार आदमी कर क्या रहा। तो कुल मिला के सियासी जमातों को साथ आना पड़ेगा और उस पे रूलिंग पार्टी का जिम्मा है कि वो सारी सियासी जमातों को साथ ले। अगर आज उन्होंने पीडीपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और दीगर पार्टियों को उन्होंने अगर अलग किया है सिस्टम से, उनको जेल के अंदर बंद किया है, तो वहीं पे सियासत का खात्मा नहीं हो जाता। बिल्कुल।
इंसानी बिहेवियर सियासी बिहेवियर से बहुत मिलता जुलता है। तो बाकी लोगों से बात करें, कहीं तो सियासत को जगह देना पड़ेगा। या अगर आप चाहते हैं, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उससे आप बंदूकों से तय करिए, उनको आप दुरुस्त कर दिए, बॉर्डर से किसी को घुसने मत दीजिए, उनको एकदम उनके टेररिस्ट को आप पकड़ के करिए। लेकिन अपने लोगों को इसी कश्मीर में 65 में वो क्या नाम था उसका, जनरल अयूब ने तमाम लोगों को भेज दिया था और कश्मीरियों ने दौड़ा दौड़ा के उनको पकड़ा, मार मार के फौज के हवाले किया था। आज वो जज्बा क्यों नहीं है, ये सवाल मैं पूरी कौम से पूछता हूं और हर सियासी जमात से पूछता हूं। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ अनिल शर्मा जी सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। अनिल शर्मा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं पीके सहगल साहब आपके पास आना चाहूंगा। बड़ी अच्छी बात शेष नारायण साहब ने भी कही और रविंदर पंडिता जी ने कही। जो ये अटैक हुआ है राजस्थान के ड्राइवर पर, सहगल साहब, इसमें बताया जाता है कि एक पाकिस्तान का टेररिस्ट भी था और लगातार हम यही बात करते रहे कि पाकिस्तान की नीयत साफ नहीं है, पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है और उसकी मिसाल फिर सामने आई, पाकिस्तान की नापाक हरकत फिर सामने आई है। सहगल साहब, उससे हमें होशियार रहने की जरूरत है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है बहुत बड़े पैमाने पर कश्मीर वैली के अंदर नहीं चाहता कि शांति बहाल हो। शांति बड़े तेजी से बहाल हो रही है। अगर देखो पिछले 72 डेज में कोई बड़े पैमाने पर कोई हादसा नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस हर प्रकार से सतर्क हैं, वो यकीन कर रही है कि इस माफी का हादसा ना हो। उसके बावजूद पाकिस्तान की कोशिश है कश्मीर में रोजी रोटी कमाने के लिए। आम आवाम के पास में 4 तरीके हैं। सबसे पहला टूरिज्म, सेकंड है उसका सेब और अखरोट और बाकी फल, और तीसरा है हैंडीक्राफ्ट, और चौथा है वहाँ का केसर। उनकी पूरी कोशिश है कि इनको ना बेचने दिया जाए ताकि अवाम के लिए मुसीबतें खड़ी हो और अवाम सरकार के खिलाफ हो। इसी को निगाह में रखते हुए सरकार ने कहा इसकी खरीदार वो खुद करेंगे और खुद इसको देश के पास भेजेंगे ताकि उनकी जो रोजी रोटी में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। पाकिस्तान इससे काफ़ी से ज़्यादा बुखला गया हुआ है और हर कोशिश कर रहा है कि इसमें दखल अंदाजी किया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ की सियासी पार्टीज़, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, कांग्रेस है, जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं, उन्होंने इसको कंडेम नहीं किया। ये तो बहुत ही निंदनीय था। बहुत बड़े पैमाने पर इसको कंडेम करना चाहिए था। जो सिक्योरिटी फोर्सेस का ताल्लुक है उनके लिए बड़ा लाजमी है कि अगले 48 आवर्स में जिन्होंने इस हादसे को अंजाम दिया उनको एलिमिनेट किया जाए, ताकि बड़ा स्ट्रांग मैसेज भेजा जाए कि अगर आप इस माफी की कार्रवाई करेंगे तो आप किसी हालत में बच नहीं सकते। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी चुनौती है टू इंश्योर कि जो भी इस माफी की कार्रवाई करता है ही इज डेफिनेटली एलिमिनेटेड इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। उससे पहले जो उन्होंने कहा था कि कश्मीर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने वहाँ के लोगों का दिल दिमाग और विश्वास जीतना है। सरकार बड़ी कोशिश कर रही है वहाँ का दिल दिमाग विश्वास जीते, लेकिन दिल दिमाग विश्वास जीतने के लिए कई महीने नहीं कई साल लग जाएंगे, कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। सरकार बहुत सारे फैसले ले चुकी है, बहुत सारी चीज़ों को अनफोल्ड कर ली है, लेकिन उनको ज़मीन पे हकीकत के तौर पर समाज को नजर आने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लगेगा। इस दौरान हमको यकीन करना है कि किसी प्रकार की वहाँ शांति को भंग ना हो पाकिस्तान के माध्यम से। जहाँ पर बॉर्डर के ऊपर ताल्लुक है, देखो किसी प्रकार की हमारे आर्मी कमांडर ने कहा है कि हमने एक्स्ट्रा ट्रूप्स लगाए हैं, चप्पा चप्पा को मैन कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की पाकिस्तान की घुसपैठ सक्सेसफुल ना हो, और अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो उसको वहीं पर ढेर किया जाए। वैली के अंदर इस समय भी 250 से 300 आतंकवादी हैं और कश्मीरी अवाम को ये यकीन करना है कि उसके बारे में जो जिस माफी पहले इनपुट देते थे, इंफॉर्मेशन देते थे एक्शनेबल, वो जल्दी से जल्दी सिक्योरिटी फोर्सेस को दें ताकि इनका खात्मा लाजमी है। अभी अवाम को साफ तौर पे नजर आ गया बहुत होशियार रहने की जरूरत है, चौकन्ना रहने की जरूरत है। धीरे धीरे हालात पटरी पर लौट रहे हैं, ऐसे में सिक्योरिटी जो अहलकार हैं उनके सामने चैलेंजेस और ज्यादा एक तरह से बढ़ जाते हैं। मैं अनिल शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। अनिल शर्मा जी, हम देखते हैं कि ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम, मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही, मुझे बताया जा रहा है। मैं डॉक्टर नदीम आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर नदीम, जो वाकया पेश आया, दर्दनाक वाकया है राजस्थान का, एक ड्राइवर अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर अपने रोजगार के लिए कश्मीर पहुंचता और वहां पर इस तरह का वाकया होता, और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह कि कोई आवाज नहीं उठती है इस तरह के वाकये पर, इस तरह के हादसे पर। क्या डॉक्टर नदीम आपको नहीं लगता है कि इस तरह के वाकये पर, क्योंकि कश्मीरी खुद परेशान है, कश्मीरी अपने फलों को लेकर, अपनी मार्केटिंग को लेकर परेशान है, अपने ट्रेड को लेकर परेशान है, ऐसे में पूरी वादी से एक आवाज इस तरह के वाकये के खिलाफ निकलनी चाहिए थी, एक आवाज उठनी चाहिए थी जो नहीं सुनाई दी कहीं?
जी हाँ, निहायत ही अफसोस का मकाम है कि हमें ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं और उनकी परेशानी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन ये वाकया और ये हादसा जो था वाकई इस पर तो जितनी निंदा और मजम्मत की जाए वो कम थी और कम है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ इस तरीके से भी बोलना चाहूँगा, हालांकि मुझे नहीं बोलनी चाहिए और मैं इसमें यकीन भी नहीं रखता हूँ कि वो लोग जो कौम के मुहाफिज बने हुए हैं और बकौल उनके वो हथियार इसलिए उठाए हुए हैं कि वो कौम की हिफाजत कर रहे हैं या कश्मीरियों के लिए या मुस्लिम कौम के लिए उन्होंने ये सब किया है, वो तो बहकाए हुए हैं, वो तो बहकाए हुए हैं डॉक्टर नदीम, वो लोग तो बहकाए हुए हैं, शर्म नहीं जो अपनी जिंदगी बहकावे में एक तरह से बह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो गैर इंसानी हरकत है और गैर इस्लामी भी हरकत है, लेकिन एक मुसलमान का ही कत्ल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि उन लोगों का कोई मजहब नहीं है और कोई उनका दोस्त भी नहीं है। वो अपनी दहशत को फैलाने के लिए किसी को भी मार सकते हैं और ऐसे लोगों को तो वो बेदर्दी से और भी ज्यादा मारते हैं जो कि वहां से दहशत को खत्म करना चाहता है या वहां पर अमन बहाली करना चाहता है। अब ये बेचारा बेकसूर ड्राइवर जो कि एक अमन पसंद था और अपना स्टेट छोड़कर इन लोगों की मदद के लिए वहां पर आया था, बताइए, उसे वहां पर मार दिया और लोग आवाज नहीं उठा रहे। अरे इंसानियत के लिए आप खुदा के वास्ते ये सब आवाज उठाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जीते जी मुर्दा हो जाएंगे। और कश्मीर के अंदर अमन इतना ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, दरकार है अमन। तो उसके लिए गवर्नमेंट अगर कोशिश कर रही है आपका डायरेक्ट फल लेकर डायरेक्ट बेच रही है मार्केट के अंदर और बीच के दलालों वाला मामला जो है उसे भी दूर करने की कोशिश कर रही है, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इतने बड़े हादसे के बाद इस तरीके से अगर कदम नहीं उठाएंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो कौन बाद में आपकी मदद के लिए आगे आएगा और लोग वहां पर जाएंगे। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। अनिल शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। अनिल शर्मा जी, क्या आपको लग रहा है जिस तरह का ये वाकया शोपियां में शीरमाल में पेश आया है, इस वाकये के पीछे कहीं ना कहीं जो शरपसंद हैं, जो मिलिटेंट हैं, उनकी बौखलाहट एक तरह से जाहिर हो रही है? अनिल शर्मा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मैं रविंदर पंडिता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रविंदर पंडिता जी, जो सवाल मैं अनिल शर्मा जी से मैंने किया था और जो सवाल मैंने डॉक्टर नदीम जी से किया था, वो दोनों सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो इस तरह का वाकया पेश आया है, कहीं ना कहीं खलल डालने की एक बहुत बड़ी साजिश है और एक तरह से ये शरपसंद, ये दहशतगर्द, ये मिलिटेंट घबराए हुए हैं जो कार्रवाई वहां पर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। और दूसरा बड़ा सवाल जो मैंने डॉक्टर नदीम से किया था रविंदर जी, कि वादिये कश्मीर में अगर इस तरह का वाकया और वहां से कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठी, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, किसी ने अपनी जबान तक नहीं खोली, ये जाहिर सी बात है एक बहुत अफसोस करने वाली बात है। इस पर तो पूरे कश्मीर को बाहर निकलना चाहिए था। इससे पहले भी अगर आपको याद हो कि सोपोर के ट्रेडर को भी मारा गया था। मिलिटेंट्स ने पहले सोपोर में पिछले 2 महीने पहले ऐसे ही करा था जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था। पर चूंकि इसमें एक गैर रियासती ड्राइवर मुलविस है, यानी उसको मार के ये एक मैसेज बाहर गया कि ऐसे तो कोई ट्रक वाला, कोई ड्राइवर, कोई भी साथी तैयार नहीं है कश्मीर को हेल्प करने के लिए, जाने के लिए। जो गैर रियासती है वो तो ऐसे नहीं आएंगे कश्मीर में, कोई ट्रांसपोर्टर नहीं आएगा, ऐसे टूरिस्टों को भी दहशत फैलाने रह जाइए। ये शय कि ये शय पे करा जा रहा है कि फिर हम बताएं कि पाकिस्तान की शय पे करा जाए। आज इंडिया ने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि फिर वो पानी बंद करने की जो है ना अपना इंडस्ट्री टी पे कार्रवाई हुई है कि हम उनको पानी नहीं दे रहे हैं, उस पर हम भी कुछ इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने हमारा एलओसी ट्रेवल बंद करा है। तो ऐसे कुछ कठिन जो है उपाय किए जा रहे हैं, पर लोगों को भी तो आगे आना पड़ेगा। अब चूंकि सारी कम्युनिकेशंस, ब्लॉकेड, सब कुछ हट गया। आज 4-5 लोगों से मेरी भी बात हुई है, हमारे भी लोग कुछ वहां पे हैं, कश्मीरी पंडित लोग, उनसे भी बात हुई है। हालात हाजरा पे पूरा जो है अपना तबसरा हुआ, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हुई, बड़ी अच्छी बात थी। क्योंकि कुछ टूरिस्ट भी गए हैं, जो दिखने में आया डल लेक के किनारे पे करीब 100-150 टूरिस्ट भी दिख रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पटरी पे आने वाली हालत है। ये उन आकाओं को पसंद नहीं है, वो चाह रहे हैं किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ बौखलाहट में। अब चूंकि ये तो एक बौखलाहट, ये क्लियरली अमन के इस अमल में एक तरह से खलल डालना चाहते हैं, गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं। मैं अनिल मैं तो चला रहा हूं, मैं तो चाह रहा हूं
अभी आपको मैं फिर बयान करूं एक सेकंड के लिए, जी। 1 मिनट के लिए। मैंने भी अभी जो मुहिम पे अमन की बात कर रहा हूं, इवन पीछे पीओके में हमारा एलओसी मार्च चल रहा था, वहां पे एलओसी शेलिंग हो रही थी, फिर भी पहली बार 72 साल में 2 हिंदू यानी एक दंपति, एक कपल गया और वहां पे पूजा करी। बिल्कुल। तो मैं चाह रहा हूं कि उस तरह के हमने उसमें भी मदद करी है। मैं चाह रहा हूं उस तरह के अमन के पॉइंट्स भी, अमन के जो इकदाम यहां भी उठाए जाएं, और कोशिश सबकी होनी चाहिए। मैं खुद भी चाह रहा, मैं दिवाली पे जा रहा हूं, बात है कि अमन के लिए तो सबको उठ खड़े होना चाहिए, सबको साथ आना चाहिए। अनिल शर्मा जी, बहुत ताज्जुब हुआ, बड़ा अफसोस हुआ दिल जीतना इस तरह के वाकये के बाद भी पूरे हमने देखा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में खामोशी सी नजर आई। और इसके बरक्स आप देख लीजिए कि बुरहान वानी जैसा दहशतगर्द मारा जाता है तो किस तरह से 50,000 लोग उसकी नमाज जनाजा में होते हैं और एक प्रोटेस्ट और एक एहतजाज होता है। 2 महीने के लिए वादी कश्मीर बंद हो जाती है, लेकिन एक गैर रियासती ड्राइवर जो आपके रोजगार के लिए आया था, आपकी मदद के लिए आया था, उसे मार दिया गया और पूरी वादी खामोश है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जहां कश्मीर वैली के अंदर पिछले 20-25 साल से जो है जो आतंकवाद जहां पे चल रहा है, और अब 5 अगस्त के बाद जो है जहां से धारा 370 को हटाया गया, ये बड़ा एक अहम कदम जो है वो लिया गया और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिहाज से जो है बड़ा अच्छा कदम था। उसके बाद एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और जो अलगाववादी जो कश्मीर के अंदर जो बैठे हुए हैं उनकी तरफ से एक अफवाहों का बाजार जो है वो खुला हुआ है, और जहां कश्मीर वैली के अंदर जो है हालात को खराब करने की कोशिश जो है वो रोजमर्रा जो है वो की जा रही है। इसी के हवाले से कल एक वाकया जो है अलवर राजस्थान का ड्राइवर जो था, एक ट्रक चालक शरीफ खान जो था, उसको गोली मारी गई और बड़ा निंदनीय है। हमें इस चीज का बड़ा अफसोस है कि हजारों की तादाद में ट्रक जो हैं वो सेवा दे रहे हैं हमारे कश्मीर के भाइयों के लिए, और पूरे भारतवर्ष से जो है हमारे ट्रक ड्राइवर जो हैं अपनी गाड़ियां लेके कश्मीर के अंदर जा रहे हैं सामान वगैरह लेके। तो ये अफसोसनाक बात है कि एक नहत्थे ड्राइवर पे गोली चलाना ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैं आपके माध्यम से उन आतंकवादी जो हैं वहां जो पागल कुत्ते की शेम में जो लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप जो मर्जी कीजिए, लेकिन आप भारत को जो है वो झुका नहीं सकते। जम्मू कश्मीर की पूरी ताकत जो है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इन शरपसंदों की ताकत जो है पूरी इन शरपसंदों के हौसले बढ़ेंगे जब हमारे सियासी रहनुमा नहीं बोलेंगे। सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के जो अलमबरदार जो अपने आप को कहते हैं, हुकूक इंसानी के अलमबरदार अपने आप को कहते हैं, जब वो इस तरह के वाकयों पर खामोश रहेंगे तो हौसले बढ़ेंगे इन शरपसंदों के। तो कश्मीर में हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन जिस तरह का वाकया शोपिया में हुआ है, इससे कहीं ना कहीं अमन के अमल में एक तरह से खलल पड़ा है और कहीं ना कहीं वो दहशतगर्द और मिलिटेंट घबराए हुए हैं सरकार के इस अमल से और इंतजामिया के इस अमल से, जिस तरह का ये वाकया पेश आया। लेकिन उससे भी ज्यादा ताज्जुब और अफसोस इस बात पर हुआ कि पूरी वादी इंसानियत के इस कत्ल पर एक तरह से खामोश रही। किसी ने कोई रिएक्शन और कोई रद्देबल सामने नहीं आया। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि आखिर इस खामोशी के माने क्या कुछ निकाले जाए। मैं ब्रेक के बाद शेष नारायण सिंह साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। शेष नारायण जी, हमने देखा कि फलों के कारोबार को लेकर बहुत आवाज उठ रही थी कि जो फल हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, मंडी खत्म हो गई है, लोग परेशान हैं, काश्तकार और जो किसान है वो परेशान है। लेकिन अगर इस तरह के वाकये होंगे शेष नारायण साहब, और उसके बाद फिर वादी के वही किसान, वही काश्तकार या कश्मीर के वही लोग जब इस पर कोई आवाज नहीं उठाएंगे तो इसका फिर रिएक्शन क्या होगा, इसका फिर असर क्या होगा? तबाही, इसका असर तबाही होगा। मेरा सीधा कहना, सहगल साहब ने भी बताया कि जो 4 चीजें हैं जिनकी वजह से कश्मीर की इकॉनमी चलती है, उन चारों चीजों को पाकिस्तान तबाह करना चाहता है। और पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय, पूरी दुनिया के लोग मानते हैं कि जो भी दहशतगर्दी कश्मीर में है, वादी कश्मीर में है, उसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। तो वो तो उसको करेंगे। बिल्कुल। अब हमारा फर्ज ये है कि हम उसको रोकें। और हम कैसे रोकें?
अभी तक हमने 72 दिन तक तो उनको रोके रखा, वो कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है कि ये परमानेंट सिचुएशन नहीं रहेगी। टेलीफोन खुलेंगे, नॉर्मल एक्टिविटी होगी, व्यापारिक एक्टिविटी होगी। सरकार ने अपनी जिम्मेवारी ये निभाई है कि भाई ठीक है, व्यापारी आड़ती को नहीं खरीदना है, हम खुद खरीद रहे हैं फलों को। तो और उसमें अब मेरा ख्याल है ये इस हादसे के बाद वो सिक्योरिटी बढ़ा ही देंगे, जो ट्रकों के जो कॉन्वॉय जाएंगे उनकी सिक्योरिटी बढ़ेगी। लेकिन इन हालात के पैदा होने के पहले जाहिर है कि पूरी की पूरी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फोर्सेज इस वक्त कश्मीर में लगी हुई, इसमें दो राय नहीं है। सही। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इंटेलिजेंस की फोर्सेज इतनी मजबूत कर दी जाएं, लोग कश्मीरी लोगों को देखो साहब, मैंने बार मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरे के पूरे कश्मीर के लोगों को आप अपने खिलाफ नहीं कर सकते। एक बड़ी तादाद में लोगों को आपको अपने साथ लेना पड़ेगा और उसका उनको साथ लेने का तरीका सियासत ही है। और सियासी प्रोसेस जो है, अभी 2-3 साल की बात हुई है, जाहिर है 2-3 साल 5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह तो करिए, शुरू तो करिए। और जहां तक इन लोगों को रोकने का सवाल है, इनको सिक्योरिटी फोर्सेस को ही करना पड़ेगा। और आपको अपने लोगों को जो वहां पे जो पाकिस्तानी एजेंट नहीं है, जो दहशतगर्द नहीं है, पाकिस्तान तो खिसियाया हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है कश्मीर में, ये हमको मान के चलना पड़ेगा। अब वो नेते ड्राइवर को मार दिया इन्होंने, हम किसी ने सोचा भी नहीं होगा। परसों को हमें याद है, शुरू में जब 90s में जब शुरू हुआ तो इन्होंने कुछ टूरिस्ट को अगवा कर लिया था। तो वो सारी चीजें वो फिर से करेंगे। और न उनकी हार नहीं है, न अपनी जीत नहीं, उसमें जीतना है आपको। और जीतने के लिए तय आपको ये करना है, एक कौम के रूप में, एक मुल्क के रूप में, एक सिविलाइजेशन के रूप में, कि आप बंदूक के सहारे तो नहीं जीतेंगे ना। आपको सियासी प्रोसेस को शुरू करना पड़ेगा और हर हाल में शुरू करना पड़ेगा। तो आपको कुछ लोगों को, कुछ राजनीतिक नेताओं को साथ तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो नीचे से लीडरशिप है उसको डेवलप होने में 3, 4, 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं। तो आपको लीडर्स से बात करनी पड़ेगी, उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई आप कश्मीर आपका भी है, हमारा भी है, उसको आप दुरुस्त करिए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बंदूक के बल पे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते। दिल जीतने के लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। और जहां तक मैं सियासत को समझता हूं, बातचीत करना ही सियासत है। ये महात्मा गांधी ने भी कहा, पूरी दुनिया में यही कहा गया है। तो आपको किससे बात करनी है आपको तय करना है। लेकिन हमारा ये कहना है, और जिसको वहां एक्सेस है, अबू हुरैरा तो जाएंगे नहीं वहां बात करने, मैं तो जाऊंगा नहीं, हमारी तो एक्सेस ही नहीं है। जिसकी एक्सेस है, सरकार की, हुकूमत की एक्सेस है, और उनको चाहिए वो बात करें, और चाहे जो करना पड़े, बिना बात की कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। बिल्कुल। मैं संजय मनहास जी, जो बात शेष नारायण जी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि मसले का हल जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस ही, और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अफसोस हमें जब हुआ, संजय मनहास जी, जो मैं डिबेट के पहले हिस्से में कह रहा था कि सिर्फ एक सियासी ही ड्रामा इसे बनाकर ना रख दिया जाए कि गुलाम नबी आजाद साहब वहां गए, पहली बार जब कामयाब नहीं हुए तो दूसरी बार मिलने के लिए गए, बल्कि इस तरह के जब वाकयात हो, जब एक निहत्थे ड्राइवर को मार दिया गया हो, तो उस पर भी लबकुशाई होनी चाहिए, उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए, उस पर भी गुलाम नबी आजाद साहब को कश्मीर जाना चाहिए। संजय मनहास जी, देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब की जो आप मुझे बार बार ये बात याद दिला रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम के तहत खुद जिस वक्त गए थे उस वक्त उनको जाने देना चाहिए था। उनको तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेके जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो एंट्री मिली है। वो अपनी मर्जी से तो कश्मीर के अंदर आप लोगों ने, गवर्नमेंट ने जो है उनको जाने नहीं दिया है। दूसरी बात, मैं फिर आपके यहाँ चैनल के माध्यम से इस बात की कड़ी पुष्टि कर रहा हूं कि जो राजनीतिक आदमी जो है वो राजनीति करता, आप खुद बता रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम को बाहर रखने के लिए आपको पॉलिटिक्स ही करनी पड़ेगी। आप खुद बता रहे हैं, आप खुद मेरे साथ में ये बता रहे हैं कि नहीं, वहां सियासत करने के लिए गए थे। पॉलिटिकल आदमी सियासत नहीं करेगा तो और क्या करेगा, सियासत नहीं करेगा। लेकिन जिस समय हमारा नहीं, सियासत ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई मसले का हल निकले। यहाँ पर सियासत यहाँ पर तो नुकसान पहुंचाने के लिए हो रही है। कोई मसले का हल निकलना चाहिए उस सियासत से। आप गए और आने के बाद किस तरह के बयान दे रहे हैं? कोई नुकसान, आप जिन कश्मीरियों को
आप जिन कश्मीरियों को बता रहे हैं कि उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था, वो कश्मीरी तो अभी तक बेचारे घरों से बाहर भी नहीं निकले हुए हैं, उनकी तो अभी तक मार्केट भी नहीं खुली है, उनके बच्चे भी अभी स्कूल नहीं जा पा रहे। कश्मीर के तो हालात ये हैं, आप दिल्ली में बैठ के तो ये कौन लोग हैं, किस प्रकार ये संजय मनाज साहब, ये कौन लोग हैं जो सरेआम निहत्थों को मारकर चले जाते हैं? ये कौन लोग हैं? देखिए कितने घंटे जो है वहां पे। संजय मनाज साहब, मुझे जवाब चाहिए, ये कौन लोग हैं जो निहत्थे ड्राइवर को, एक इंसान को मारकर चले जाते हैं? ये लोग आतंकवादी हैं, और आतंकवादियों का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का समर्थन नहीं करता है, ना कांग्रेस पार्टी करती है, ना और कोई पॉलिटिकल सिस्टम करता है, क्योंकि वो चोरी से आते हैं और चोरी से अपना काम करके चली जाती हैं। और उसके लिए जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज्यादा सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। आप लोकल आदमी की अगर प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं तो लोकल व्यक्ति जो है वो कोई भी अभी अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, वो सिर्फ 2 घंटे के लिए अपनी शॉप जो है वो खोलते हैं। रविंद्र पंडिता जी, जो बात अभी शेष नारायण साहब कह रहे थे कि सियासत के अंदर सियासत होनी चाहिए और पॉलिटिकल प्रोसेस ही मसले का हल है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है रविंद्र पंडिता जी कि जब निगेटिव पॉलिटिक्स होने लगती है तो उससे नुकसान होता है? जब अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए और पार्टी लेवल पर जब सोचा जाता है तो वो सियासत नुकसानदेह होती है। देखिए यहाँ पे नुकसान ही पहुंचाया है सियासी पार्टियों ने, और अब ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है। सब अपने अपनी रोटियां सेक रहे हैं। देखिए हमें तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना है लोगों के साथ, हमें जीतना है दिल लोगों का। मैं पहले से बता रहा हूं 10 या 15% लोग जो इस रास्ते पे चले हैं कि हम दहशत फैलाएं, उनके साथ तो आप सख्ती से निपटिए, पर जो बाकी मेन स्ट्रीम में आने वाले हैं उनके लिए भी कुछ करा जाए ना, वो नहीं हम कर रहे। उसके पीछे ठोस पॉलिसी चाहिए कि कश्मीरियों का दिल कैसे जीतना है, उनको कैसे हम अपने मेन स्ट्रीम में ले आए, या अपने आप खत्म होएगा। कश्मीरी पंडित जैसे मैं हूं, मैं बेघर हूं, मैं एग्जाइल में हूं, मेरे साथ जनवरी 2014 से लेकर आप कश्मीरियों का दिल्ली जीत रहे हैं, कैसे कंपोजिट कल्चर क्रिएट किया जाए? जीत पाए हैं क्या कश्मीरियों का? 2014 से आप कंप्लीट सत्ता में है ना? नहीं, वो कांग्रेसी बेड़ा गर्क कर रहे हैं 2014 से, फिर नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 2014 गुलाम नबी आजाद किसलिए जा रहे हैं वहां पे? अभी तक आप लोगों ने दिल नहीं जीत पाए हैं। आप नहीं, आप कश्मीर 5 साल क्यों? गुलाम नबी आजाद साहब जो है वो कश्मीर के बाशिंदे हैं, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, उन्होंने नहीं जाना है तो आपने को जाना है क्या वहां पे? आप पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं, आप कांग्रेसी लोग यूएन में भी 14 से लेकर इस वक्त तक लीडर का होता है वही पाकिस्तानी का होता है। ये नहीं चलेगा। ये कांग्रेसियों का बेड़ा जो गर्क कर दिया उन्होंने कश्मीर में। कांग्रेसी लोगों का ये भारत है, ये भारत किसी की पर्सनल जागीर नहीं है। ये जो जम्मू कश्मीर और ये जो हमारा भारत है ये तमाम लोगों का है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। लोगों को आगे लाया जाए, वहां डेवलपमेंट वर्क्स हो जाए, वहां लोगों को इसमें इन्वॉल्व करा जाए पूरी प्रोसेस। हाँ, तो कश्मीर के अंदर आप खाली 200 लोगों के साथ में इस वक्त अभी तक आप संपर्क बना के बैठे हुए हैं। कश्मीर की पॉपुलेशन आपको मालूम है कश्मीर की पॉपुलेशन कितनी है? किन लोगों के साथ में आपने संपर्क बनाया हुआ है? आपके सरकार के पास खाली 500 लोग, वहां पे 200 लोग जमा होते हैं, इसके अलावा तो वहां पे लोग जमा ही नहीं हो पाते हैं आप लोगों से। वो भी आप पता नहीं किन तरीकों से आप उन लोगों को वहां पे जमा करते हैं। वो पूरा भारतवर्ष जान रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो जान रहे हैं। 200 लोग नहीं जमा होते। बाकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि आतंकवाद की बात कर रहे हैं तो आतंकवाद को कोई भी व्यक्ति जो है वो समर्थन नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति जो है वो समर्थन नहीं करेगा। और मैं आप लोगों को इस वक्त बता दूं कि सिर्फ कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आतंकवाद जो है वो तेजी के साथ में बढ़ रहा है। आप आप कश्मीर की बात छोड़ के ठीक है, मैंने बहुत टाइम दे दिया, बात हो गई। रविंद्र पंडिता जी बात हो गई, संजय मनाज ठीक है, संजय मनाज बात हो गई। मैं सैकल साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बात संजय मनाज कह रहे थे उसका भी मुझे जवाब चाहिए कि मिलिटेंसी बढ़ रही है। एक तो ये एक सवाल बनता है, और दूसरा पीके सहगल साहब सवाल ये कि ये मिलिटेंट क्या वाकई में आज भी इतने मजबूत हैं कि जब ये इस तरह की वारदात कर देते तो इनके खिलाफ वादी में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से रिएक्शन नहीं आता है? कोई भी ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार अपने आप को नाम निहाद
तौर पर कहते हैं, वो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते? क्या अभी भी एक दबदबा है मिलिटेंसी का वादी में? देखो, मिलिटेंट्स उतने मजबूत नहीं हैं क्योंकि उनके जो पैसे के साधन तो कम हो गए हैं। अलगवादी नेताओं को बंद किया हुआ है, जो अपीजर्स हैं उनको नजरबंद किया हुआ है। अवाम उस माफिक से उनको सपोर्ट नहीं दे रहा जिस माफिक पहले सपोर्ट देता था। अब कई पत्थरबाजी वगैरह नहीं देखते, ना ही वो होगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इसके बावजूद इस माफिक का हालात हो जाए और कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो उसके बारे में आवाज़ नहीं उठाता, कोई पॉलिटिकल पार्टीज जो है आवाज़ नहीं उठाती, कोई सियासी पार्टीज हैं आवाज़ नहीं उठाती, जो अलगवादी नेता थे वो आवाज़ नहीं उठाते, और कश्मीर की आम जनता है वो भी चुप है। किसी भी इंसर्जेंसी और आतंकवाद को सक्सेसफुल होने के लिए उनको लोकल सपोर्ट चाहिए। किसी ने उनको शय देनी है, किसी ने उनको ट्रांसपोर्ट सपोर्ट देना है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, किसी ने उनको छुपने की जगह देनी है, किसी ने उनके बदले पे रिकॉनेसेंस करनी है ताकि उन्होंने किसी भी हादसे को अंजाम देना है तो कहाँ देना है, किस समय देना है, कैसे देना है, वो सारी रिकॉनेसेंस कोई उनके बिहाफ पे करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस को और सरकार को वो सिविलियंस को एजुकेट करना पड़ेगा कि किसी प्रकार से उनको ये लोकल सपोर्ट नहीं दें। जो आउटसाइड सपोर्ट है पाकिस्तान की तरफ से उसको तो बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान ने कम कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद विद इन द वैली लोकल सपोर्ट अभी भी कुछ हद तक है। जब तक इस लोकल सपोर्ट को खत्म नहीं करते आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इसलिए बहुत ही बड़ा लाजमी है कि जो लोकल सपोर्ट है उसको खत्म किया जाए। ये जो 10% लोग हैं उन्होंने बाकी 90% लोगों को साइलेंस ऑफ द लैम्स की तरह किया हुआ है। वो उनको जब मारते हैं, उनको डराते हैं। अगर आपको याद होगा लाल चौक में एक किसी ने कुछ हफ्ते पहले अपनी दुकान खोली तो उसको मार दिया गया। कुछ हफ्ते पहले इसी माफिक शोपियां में एक ऑर्चर्ड वाला फार्मर जो था अपने सेबों को इकट्ठा करके पैक कर रहा था, उसके घर में घुस के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, जिसमें एक 3 साल की बच्ची को भी मारा गया। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के लोकल आवाम जो है चुप रहे, लोकल लीडरशिप चुप रही। जब तक वहाँ पे लोकल मीडिया भी है, जैसे गुलिस्तान टीवी वगैरह चलता है, लेकिन बड़े पैमाने पर उनकी कंडेमनेशन नहीं हुई। जब तक बड़े नहीं होगी बहुत समय लग जाएगा हालात को सही करने के लिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बड़ा चैलेंज है। मैं अनिल शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। दो चीजें हैं जो बात शेष नारायण साहब ने कही या पीके सहगल साहब ने जो बातें कही, काम में लगाना पड़ेगा, रोजगार में लगाना पड़ेगा। बिल्कुल मैं अनिल शर्मा जी सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसके सामने 2 चैलेंज है। एक तो भाई कश्मीरियों का दिल तो जीतना ही जीतना है, और इसके अलावा जो इस तरह के शरपसंद हैं, जो मिलिटेंट या दहशतगर्द हैं, उनका भी एक बड़ा चैलेंज है। आप तक आवाज आ रही है अनिल शर्मा जी? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अनिल शर्मा जी मैं सिर्फ ये कहता जी बोलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के सामने चैलेंज बहुत बड़ा है। लोगों का दिल भी जीतना है और जो शरपसंद है, जो मिलिटेंट है, उन्हें एक तरह से पटरी पर भी लाना है। देखिए, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र की सरकार, उसकी पूरी कोशिश है कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो हैं वो ठीक किए जाएं। उसी कि आप बात देखें कि जहां ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन जो है भी एक सियासी प्रोसेस जो है, पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है फिर से स्टार्ट किया गया है। अभी तकरीबन 8-10 महीने पहले पंचायत के इलेक्शन जो है जहां पे केंद्र की सरकार ने जहां पे करवाए और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें बड़ा अहम रोल जो है वो अदा किया, बड़े अच्छे तरीके से, जहां पे जो है बड़ी अच्छी वोट परसेंटेज जो है वो हुई और अच्छे तरीके से पंचायत के इलेक्शन हुए। हुआ है, उसके साथ जो है जो मारा गया, इस तरह के वाकये होंगे तो पूरी मेहनत पर, इस तरह के वाकये अगर नहीं रुकेंगे तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर इस तरह के वाकये होते रहेंगे। शर्मा जी, जे भी प्रोसेस चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि 4 दिन पहले आतंकवादियों ने एक पंच को भी जो है वो टारगेट किया है। अनिल शर्मा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बता दूं कि जहां केंद्र की सरकार, अनिल शर्मा जी मुझे सुन पा रहे हैं क्या? और पूरे ठीक है, मैं डॉक्टर नदीम आपके पास आना चाहूंगा। जो बात अनिल शर्मा कह रहे थे, अनिल डॉक्टर नदीम, सवाल ये उठ रहा है कि ठीक है केंद्र की सरकार, वहां पर मरकजी सरकार क्या कर रही है और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, लेकिन 72 दिनों के बाद अगर इस तरह का वाकया पेश आएगा तो 70 और 72 दिन की जो मेहनत है उस पर एक तरह से पानी फिरता नजर आता है। जी हाँ, इससे तो बर्बादी भी होती है और नुकसान भी होता है, और अमन के रास्ते पर जो चलने वाली राहें हैं उसके अंदर भी रुकावट आती है, बंदिशें आती हैं। यहाँ पर सर मैं ये कहना चाहूँगा, और मैं
इस बात की पूरी तरह से तायद करूंगा कि अभी जो बातें इतनी डिबेट के बाद सामने आई हैं कि हमें कश्मीरियों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा और बहुत बड़ी तादाद के अंदर, बल्कि ज्यादातर एक बड़ी आबादी जो है कश्मीर की, वो अमन पसंद है, अमन में यकीन करती है और उसे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहती है। ख़ास तौर पर जो वहाँ का यूथ आजकल मैं देख रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिला ले रहा है, अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा है और दूसरे ममालिक के अंदर भी पढ़ने वो लोग जा रहे हैं, तो उनको भी हमें आगे लाना पड़ेगा, उस जनरेशन को अपने साथ शामिल करना पड़ेगा। वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनी हुई थी इतने दिन से और जो चंद लोगों के हाथ में थी, उसकी सबसे बड़ी कमी ये रही या उनकी जीत की एक अहम वजह ये रही कि उन्होंने हमेशा अपने फायदे के लिए कश्मीरियों का इस्तेमाल किया और यही वजह है कि कश्मीर की एक बड़ी आबादी और बड़ा तबका जो है वो अपने आप को मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाया या उसे ऐसा लगता रहा कि जो कश्मीर से अलग की गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट है, ये उसके साथ नाइंसाफी कर रही है या उसे उसका जो हक मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर एक कदगन तो लगा उन लोगों के ऊपर और यही वजह है कि वो लोग अब पीछे चले गए हैं। तो इसकी वजह से ये खिलबिलाहट और बिलबिलाहट इन दहशतगर्दों के अंदर दोबारा से पैदा हो गई और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हम करें कि इससे एक तरह का हंगामा मचे और हमारी तरफ जो है तवज्जो मरकूज हो उन लोगों की। तो ये मामूली चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जो तंजीमात हैं, बहुत सारी एनजीओज हैं और ये ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं, तो प्लीज मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, इन्हें आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, और गवर्नमेंट जो है शेष नारायण सकारात्मक पहल कर रही है। बिल्कुल 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 जाहिर सी बात है। शेष नारायण साहब, जो बात डॉक्टर नदीम ने कही थी कि कश्मीरियों को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है, मैं इसी बात को थोड़ा सा घुमा कर कह रहा हूं। मैं शेष नारायण साहब ये कह रहा हूं कि कश्मीरियों को पूरे मुल्क को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। जिस तरह का जो वाकया पेश आया है, अगर इस तरह के वाकये पर कश्मीरियों की तरफ से मजम्मत हो, इस वाकये के खिलाफ प्रोटेस्ट और एहतिजाज कश्मीरी करें और पूरे मुल्क के सामने एक मिसाल पेश करें, तो मुझे लगता है कि पूरे मुल्क के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं टूरिज्म जम्मू कश्मीर का बढ़ेगा, इनका ट्रेड बढ़ेगा, इनकी जो इकोनॉमी है वो डेवलप होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को अब जरूरत इस बात की कि पूरे मुल्क को कॉन्फिडेंस में लें कश्मीर के लोग। नहीं, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 100% यही है। ये आज जिन लोगों ने मारा है इस ड्राइवर को, आज अगर कश्मीरी अवाम 1000 लोग, 500 लोग भी आगे सड़कों पे खड़े हो जाएं कि बस एनफ, अब नहीं होगा, 10 फार एंड नो फर्दर, इसके आगे नहीं करने देंगे तुम्हें हम, अगर ये उन्होंने कर दिया तब तो सारी प्रॉब्लम, सारा मसला ही खत्म हो गया। यही तो जरूरत है। मैं यही तो गुजारिश आपसे कर रहा हूं कि आप ऐसे माहौल पैदा करिए कि कश्मीरी अवाम आके खड़े हो जाए सड़क पे कि बस तुम पाकिस्तानी हो, तुम पाकिस्तान के जरखरीद गुलाम हो और तुम हमारे मुल्क को तबाह करने आए हो, हम तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर ये कह दें तो मामला खत्म हो जाए। बस यही तो हुकूमत को करना है, दिल्ली की हुकूमत को। और इन्होंने 2014 में जब भी सरकार बनाई वहां पे पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के साथ, तो उन्होंने गलती की और वो उनको नहीं करना चाहिए था। और हमें लगता है कि आज जो भी हालात बिगड़े हैं उसके बाद, उसके लिए ये लोग जिम्मेवार हैं एक हद तक। तो बहरहाल जो गलतियां हो गई वो हो गई। आज की तारीख में जो बात आपने कही है कि अगर कश्मीरी अवाम एक तादाद में लोग और एक अकेला चलेगा ना, तो फिर कारवां बनता जाएगा, काफिले में बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही शेष नारायण जी। रविंदर पंडिता जी, मैं लास्ट कमेंट आपसे लेना चाह रहा हूं। रविंदर पंडिता जी, क्या आपको नहीं लगता है कि गेंद जो है वो कश्मीरियों के पाले में है, और बल्कि यूं कहा जाए कि कश्मीर के अवाम के पाले में है? अगर कश्मीर के हालात सुधारना चाहते हैं तो वहां के अवाम को अब निकलकर सामने आना होगा। देखिए, ये 2 साइडेड प्रोसेस है जी। ये खाली एक केंद्रीय सरकार पे ना छोड़ा जाए, ना ये छोड़ा जाए कश्मीरियों पे। ये दोनों तरफ से इश्तराक से ही बनती बात नजर आ रही है। हमें क्या करना है, मैं समझता हूं जो हमने आर्टिकल 370 हटाया, मैं जाती तौर पे पहले से भी कह रहा हूं, मैं कोई ज्यादा खुश नहीं हूं इससे, पर एक ठोस कदम उठाया किसी सरकार ने। ना मैं बीजेपी की बात करूंगा, ना कांग्रेसियों की इसमें बात करूंगा। एक ठोस कदम है, एक एक्सपेरिमेंट है, इसको देखें। इस एक्सपेरिमेंट को भी करके हमने 70 साल कश्मीरियों के साथ खेला है, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हूं। सब कश्मीरियों ने सफर किया है, कश्मीरी पंडितों ने भी सफर किया, कश्मीरी मुस्लिम ने भी सफर किया, उस पार भी कश्मीरियों ने सफर करा।
एक ठोस कदम उठाया है। बिल्कुल 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 जाहिर सी बात है कि बहुत मुश्किल भरा जो दौर है, एक लंबा पीरियड उसका चला है और अब अच्छे दिन एक तरह से आने वाले, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर के अवाम को भी पहल करनी होगी और दहशतगर्द मिलिटेंट या शरपसंद जो है उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और अगर फिर जिस तरह का वाकया शुपिया में हुआ है, अभी इस तरह के वाकये न होने दिए जाएं, और अगर इस तरह का कोई वाकया हो तो वादी कश्मीर से एक आवाज उठनी चाहिए कि यहां पर अब शरपसंदों की कोई जगह नहीं बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर पंडिता जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। शेष नारायण सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नदीम साहब, पीके सहगल साहब, अनिल शर्मा जी और संजय मनहास, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आदाब।